वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आप लोग देख रहे हैं डीप कंसेप्शन बायोलॉजी का चैनल। और जो हम एग्जाम सीरीज हमने स्टार्ट की है एमसीक्यूज के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, उसमें आज हम जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज को लेकर, वो पेपर फेडरल बोर्ड जो है 2019-2019 जो है उसमें वो पेपर आया हुआ था। तो हमने आज उस पेपर को डिस्कस करना है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम पेपर की तरफ जाते हैं। मेरे पास पेपर है जी बायोलॉजी HSSC 1 फर्स्ट ईयर का पेपर है और सेक्शन ए है। मतलब जो हमारे पास 17 नंबर का जो एमसीक्यूज होते हैं, 17 क्वेश्चन होते हैं, वो है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें मैं क्यों बता रहा हूँ कि जो पास पेपर है हमारे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब पहला ही एमसीक्यू है हमारे पास कि द सिक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इज कंट्रोल्ड बाय। ये देखो, जो भी लेक्चर हम कर रहे हैं एमसीक्यूज के लेके, चाहे हम ग्रुप 1 की किया, ग्रुप 2 को किया, 2022 का किया, 2021 का किया, सब में इससे रिलेटेड ये जो हार्मोन्स है, जो सिक्रीशन है, जो कंट्रोल मैकेनिज्म, उससे कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा है। पेप्सिनोजेन पे भी आया, गैस्ट्रिन पे भी आया, सिक्रेटिन पे भी आया। अभी जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो फिर उसी से रिलेटेड है कि द सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इज कंट्रोल्ड बाय। अब चार ऑप्शन है हमारे पास, सिक्रेटिन है, एसिटाइलकोलिन है, इरिक्सिन है और गैस्ट्रिन है। ठीक है, ये चार चीजें हैं। कहते हैं इनमें से कौन है जो पैंक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो अब जिन्होंने पढ़ा हुआ है उसके लिए तो इजी है कि सिक्रेटिन है जो कि पैंक्रियाटिक जूस को कंट्रोल कर रहा होता है। सिक्रेटिन जो हमारे ड्यूडेनम से रिलीज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, और वो जाता है फिर पैंक्रियाटिक जो जूस होता है उसको हमारे पास रिलीज करवाने में हेल्प करता है या उसको रिलीज करवाता है। कंट्रोल मैकेनिज्म में सिक्रेटिन इन्वॉल्व होता है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है, सिक्रेटिन। क्योंकि जो एसिटाइलकोलिन है वो तो न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका ब्रेन सेल्स के साथ काम है, तो वो भी नहीं है। इरिप्सिन हमारे पास जो होता है वो एंजाइम का एक मिक्सचर है। जैसे हमारे पास ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, इसी तरह इरिप्सिन होता है जो कि मतलब इंटेस्टाइन में ही काम कर रहा होता है, अपने पेप्टॉन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर रहा होता है इरिप्सिन। लेकिन उसका पैंक्रियाटिक जूस से कोई लेना देना नहीं है। और चौथा हमारे पास गैस्ट्रिन है। गैस्ट्रिन हमने क्या कहा था, उसका जो हमारे पास स्टमक में उसका ज्यादा रोल होता है एज कम्पेयर टू पैंक्रियाटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन। तो गैस्ट्रिन का उधर जैसे वो पेप्सिनोजन को रिलीज करवा रहा था, तो यहाँ पर पैंक्रियाटिक जूस को कंट्रोल कौन करता है, सिक्रेटिन की सिक्रीशन जो है वो कंट्रोल करती है। उसके बाद नंबर 2 पे है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम गॉल ब्लैडर इज कलेक्टेड बाय। अब ये हार्ट वाले चैप्टर जो है हमारे पास उसमें से आया हुआ है कि हमारे पास जो गॉल ब्लैडर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस वेन के थ्रू कलेक्ट होती है। तो वो ब्लड किस वेन के थ्रू कलेक्ट होता है, हमारे पास नंबर 1 पे है हिपैटिक पोर्टल। हिपैटिक पोर्टल में नहीं होता क्योंकि हिपैटिक पोर्टल लिवर से ड्रेन कर रहा होता है उसको। स्प्लीनिक है, स्प्लीनिक वेन हमारे पास स्प्लीन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, कलेक्ट करती है। उसके बाद मिजेंट्रिक वेन है। मिजेंट्रिक वेन जो स्मॉल इंटेस्टाइन से करती है, तो वो भी नहीं है। सिस्टिक वेन इसका राइट ऑप्शन है क्योंकि सिस्टिक वेन जो है वो हमारे पास गॉल ब्लैडर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है या उसको ड्रेन कर रहा होता है, उसको निकाल रहा होता है। तो राइट ऑप्शन क्या है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम गॉल ब्लैडर इज कलेक्टेड बाय सिस्टिक वेन। और ये कहाँ से आया था, ये हमारे पास आया हुआ फिगर से। तो ये फिगर के अंदर से क्वेश्चन आया हुआ जहाँ पर तुम लोग देखोगे हिपैटिक पोर्टल वेन या लिवर का जो वेस्कुलर सिस्टम देखोगे तो उसमें ये उस फिगर में है सिस्टिक जो वेन है कि वो हमारे पास गॉल ब्लैडर से कलेक्ट कर रही होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि आफ्टर रिमूवल ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम द बॉडी द सेल्स विच शट डाउन द इम्यून रिस्पॉन्स आर कॉल्ड टी सेल्स। कौन से टी सेल्स होंगे, कहते हैं जब बॉडी से इन्फेक्शन रिमूव हो जाए तो उसके बाद कौन से सेल जो है उस इम्यून रिस्पॉन्स को शट डाउन कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। क्योंकि हमेशा तो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं हो रहा था, जब बंदा ठीक हो जाए उसके बाद बॉडी पे नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है, उसने अपना इम्यून सिस्टम शट डाउन करना होता है। तो वो कौन से सेल है, नंबर 1 पे है साइटोटॉक्सिक टी सेल। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का शट डाउन या उससे कोई लेना देना नहीं है। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का काम होता है मारना, किल करना, किलिंग मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है। हेल्पर टी सेल्स शुरू में वो हमारे पास डिटेक्ट कर रहे होते हैं, मतलब उन्होंने डिसाइड करना होता है कि अगर ये एंटीजन आया तो कौन सी जो है ना वो इम्यूनिटी होगी, वो एंटीबॉडी मीडिएटेड होगी या वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होगी। उसमें टी सेल इन्वॉल्व होंगे, उसमें बी सेल इन्वॉल्व होंगे, उनको एंटीबॉडी से मारना है, किस चीज से मारना है, ये सारी डिटेक्शन टी सेल्स कर रहे होते हैं। कौन से, हेल्पर टी सेल्स। तो इनका भी इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद नंबर 3 पे है सप्रेसर टी सेल। तो सप्रेसर टी सेल्स वाकई में वो वाले टी सेल्स होंगे जो कि हमारे पास अगर बॉडी से इम्यून सिस्टम, बॉडी से मैं कह रहा हूँ रिमूवल इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन रिमूव हो जाए बॉडी से, तो उसके बाद जो इम्यून रिस्पॉन्स को शट डाउन करने के लिए सेल्स यूज होते हैं वो हमारे पास सप्रेसर टी सेल्स होते हैं। नाम से पता चल रहा है कि सप्रेस करेंगे। आखिरी जो है वो मेमोरी है। तो मेमोरी जो है वो अगली बार ये वाला एंटीजन आए तो उसके खिलाफ ऑलरेडी बॉडी के पास मैकेनिज्म मौजूद हो, इसलिए मेमोरी टी सेल्स जो है ना वो रखे जाते हैं, वो बॉडी में रह जाते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है कि आफ्टर रिमूवल ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम द बॉडी, उसके बाद जो इम्यून रिस्पॉन्स को शट डाउन किया जाता है वो विद द हेल्प ऑफ सप्रेसर टी सेल्स किया जाता है। अब ये मैं बाकी चारों ऑप्शन क्यों साथ एक्सप्लेन करता हूँ, मैं इसी वजह से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि
इस बार तो इससे रिलेटेड आया, हो सकता है अगले बार जो दूसरा ऑप्शन उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आपको पता भी हो कि राइट ऑप्शन इनमें से कौन सा और जो बाकी 3 ऑप्शन है वो क्या चीजें हैं या उनका कहाँ कहाँ काम है। इसलिए मैं बाकी जो ऑप्शन है वो भी साथ एक्सप्लेन करता हूँ और यही इनका फायदा होता है कि जब हमने 2022 का पेपर किया था तो उसमें पेप्सिन जब ये गैस्ट्रिन का काम था तो उस वक्त मैंने बाकी ऑप्शन भी किए थे, क्या किए थे, डिस्कस किए थे कि अगर सिक्रेटन है तो सिक्रेटन का जो है वो पैंक्रियाटिक जूस से रिलेटेड है। उस वक्त हमने डिस्कस किया था, देखो 2019 में वो आया है सिक्रेटन से हवाले से। तो इसी तरह हो सकता है कि अभी जो पेपर आया है उसमें यही हूँ ऑप्शन, लेकिन बस चीजें थोड़ी सी और हूँ, ठीक है, टॉपिक यही होंगे बस चीजें एक इस बार अगर सिक्रेटन पूछ लिया, हो सकता है अगली बार कोलेसिस्टोकाइनिन पूछ ले, हो सकता है गैस्ट्रिन पूछ ले, इस तरह की चीजें होती है ना। तो जो 4 ऑप्शन होते हैं उसको भी साथ देख लेकर कि बाकी जो 4 ऑप्शन है वो कहाँ पे यूज हो रहे थे, बाकी जो 3 ऑप्शन एक इनमें से करेक्ट होगा, बाकी 3 का क्या काम है या उनका क्या यूजेज है वो भी पता होना चाहिए। अगले पे चलते हैं। Which one of the following is not the function of smooth endoplasmic reticulum SER? चैप्टर नंबर 1 से ही क्वेश्चन उठाया हुआ है कि इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो ऑप्शन नंबर ए है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। तो ये तो काम ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, वहां पे लिपिड्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, इस तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वो वहीं पे सिंथेसिस होते हैं, एक्सेप्ट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होते हैं और स्मूथ में नहीं होते हैं। दूसरा हमारे पास स्टोरेज ऑफ कैल्शियम है, तो ये भी बाकी जो हमारे पास ब्रेन या जो नर्व सेल्स होते हैं उनका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कैल्शियम को स्टोर कर रहा होता है, तो जो स्टोरेज ऑफ कैल्शियम है वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। तीसरा स्पिंडल फॉर्मेशन है, तो हाँ भाई यही इसका राइट ऑप्शन बनता है क्योंकि स्पिंडल फॉर्मेशन जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम नहीं है। स्पिंडल फॉर्मेशन किन का काम है? स्पिंडल फॉर्मेशन सेंट्रियोल्स का काम है, जो माइटोसिस में दोनों पोल्स पे चले जाते हैं और वहां से फिर स्पिंडल्स बनते हैं। वो पूरा जो मैकेनिज्म होता है वो सेंट्रियोल्स उसको असल में क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। जो सेंट्रियोल्स है वो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करते हैं, ना कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और चौथा डिटॉक्सिफिकेशन है, डिटॉक्सिफिकेशन भी हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रही होती है। कहां हो रही होती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो सकती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा? स्पिंडल फॉर्मेशन। स्पिंडल फॉर्मेशन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम नहीं है। समझ आ गई? किसका काम है? सेंट्रियोल्स का काम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि द परसेंटेज ऑफ वाटर इन जेलीफिश इज अबाउट। अब जेलीफिश में परसेंटेज कितने हैं? डायरेक्ट उन्होंने एक इंफॉर्मेशन पूछी हुई है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व ही नहीं है, डायरेक्ट उन्होंने एक इंफॉर्मेशन पूछी हुई है कि जेलीफिश में परसेंटेज ऑफ वाटर कितने। ये चैप्टर 2 से है, इसको तुम लोग ये ना हो कि वो फाइलम वाले उसमें ढूंढते फिरो कि जेलीफिश जो है वो फिश है तो उधर से रिलेटेड कोई होगा। ये चैप्टर 2 में जो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर है उसी में से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास 90, ऑप्शन बी है 85, ऑप्शन सी है 99 और ऑप्शन डी है 20। तो देखो 85 और 90 ये तो ब्रेन सेल्स की कंपोजिशन के, ब्रेन सेल्स में जो वाटर होता है वो 85 to 90% होता है। इसी तरीके से जो ऑप्शन डी है 20 भी जेलीफिश का नहीं है क्योंकि 20% वाटर हमारे पास सीड्स में होता है या फिर बोन्स, ये जो हड्डियां होती हैं इनमें 20% वाटर होता है। जो इसका एग्जैक्ट आंसर है, जो राइट आंसर है वो 99% हमारे पास जेलीफिश में क्या होता है? कितना? 99% हमारे पास जेलीफिश में वाटर होता है। ये बात याद रखो। और इस इतने ज्यादा वाटर की वजह से ही जेलीफिश हमें ट्रांसपेरेंट नजर आती है। क्या नजर आती है? ट्रांसपेरेंट नजर आती है। हमें वो चीज पानी में नजर ही नहीं आ रही होती, इसी वजह से नहीं आ रही होती क्योंकि इनके बॉडी में 99% क्या होता है? हमारे पास क्या होता है? वाटर होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? 99%, ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि द विटामिन ए इज एन एग्जांपल ऑफ। अब विटामिन ए है वो किस चीज का एग्जांपल है? आगे 4 ऑप्शन है, डाइटरपीन है, ट्राइटरपीन है, पॉलीटरपीन है या फिर मोनोटरपीन है। तो मतलब ये चैप्टर 2 से ही टर्पिनाइड्स वाला जो हमारे पास सेशन है लिपिड्स के अंदर उससे आया हुआ है। एक एग्जांपल उन्होंने पूछी कि किस चीज की एग्जांपल है। तो ऑप्शन ए हमारे पास है डाइटरपीन। डाइटरपीन क्या होता है? जिसमें 4 हमारे पास आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं। ये चीजें साथ साथ क्यों बता रहा हूँ, एक तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी रिवाइज हो रहा है, एक आपको इस चीज से रिलेटेड जो है ना वो बाकी एमसीक्यूज में भी हल हो सकते हो सकता है अगली बार ये पूछे कि डाइटरपीनाइड्स में कितने आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं, तो उसमें 4 होते हैं। अगर डाई है तो 4 है, मोनो है तो 2 है। मोनो 2, डाई 4, ट्राई 6 और पॉली मतलब 6 से ज्यादा जब हूं तो वो फिर पॉलीटरपीनाइड में चले जाते हैं। और कौन सा यूनिट होता है इनका? आइसोप्रीन यूनिट होता है। ठीक है, अभी मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, डिटेल में इसी वजह से नहीं जाऊंगा कि यहाँ पे हम एमसीक्यूज रिवीजन के तौर पर डिस्कस कर रहे हैं, ना कि एक न्यू कांसेप्ट के तौर पर। ठीक है, तो ये चीजें साथ साथ में याद रखो। तो विटामिन ए क्या कहते हैं, किस चीज की एग्जांपल है? पहला है डाइटरपीन। डाइटरपीन मतलब 4 आइसोप्रीन यूनिट्स वाला। और वाकई में जो विटामिन ए है या फिर इसमें एक और इसका एग्जांपल है, कौन सा है? फाइटोल वाला। हाँ, फाइटोल और विटामिन ए ये दोनों डाइटरपीन्स हैं। ये दोनों क्या है? डाइटरपीन्स है। तो इनका जो राइट ऑप्शन है वो तो डाइटरपीन है। बाकी को हम डिस्कस कर लेते हैं। ट्राइटरपीन क्या होगा? ट्राइटरपीन मैंने कहा जिसमें 6 आइसोप्रीन यूनिट्स होंगे वो ट्राइटरपीन होगा। तो ट्राइटरपीन की एग्जांपल में एम्ब्रेन आती है। ये चीजें याद रखें, हो सकता है अगली बार एम्ब्रेन का पूछे। ठीक है, ये जो अजीब अजीब से नाम होते हैं ना इनको देखा करो। ये एम्बेरिक एसिड हमारे पास
स्पीशी है, एक हमारे पास चीज है, उससे इसको डिराइव किया गया था, इसकी वजह से इसको एम्बेरिन कहा जाता है। अल्कोहल है बेसिकली हमारे पास, क्या है, अल्कोहल है। तो वो हमारे पास जो अल्कोहल के साथ इसका रिलेशन है, तो हमारे पास ट्राइटरपीन जो है वो 6 आइसोप्रीन वाला होता है और ये एम्ब्रीन इसकी एग्जांपल है। तीसरा ऑप्शन पॉलीटरपीन है। पॉलीटरपीन मतलब जिसमें 6 से ज्यादा आइसोप्रीन यूनिट्स इन्वॉल्व हों, वो पॉलीटरपीन होता है। और इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास रबड़ है। क्या है, रबड़। जो रबड़ है हमारे पास वो पॉलीटरपीन की एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास मोनोटरपीन है, चौथा ऑप्शन मोनोटरपीन, जिसमें 2 आइसोप्रीन यूनिट्स हों। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मेंथोल है। क्या है, मेंथोल। तो अब देखो इस एक एमसीक्यू से तकरीबन 8 आपके डिफरेंट और एमसीक्यूज हल हो गए कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, विटामिन ए डाइटरपीन है। डाई ट्राई मोनो, इनका मतलब क्या होता है, अगर मोनो है तो 2, डाई है तो 4, ट्राई है तो 6 और पॉली है तो 6 से ज्यादा, वो हमारे पास पॉली में आ जाते हैं। उसके बाद एग्जांपल भी मैंने बता दी कि हमारे पास जो डाइटरपीन है उसमें फाइटोल भी है, फाइटोल की जो टेल आती है क्लोरोफिल में वो भी, और विटामिन ए भी, वो हमारे पास क्या है, डाई है। उसके बाद ट्राई में हमारे पास एम्ब्रीन है, और उसके बाद रबड़ जो है वो पॉली में है, और मेंथोल हमारे पास मोनो टर्पीन में है। ये भी हो गया साथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका जो विटामिन ए है वो डाइटरपीन की इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि हिस्टिडीन कार्बोक्सिलेज जो है, अभी एक एग्जांपल है, जो हिस्टिडीन प्रोटीन्स होते हैं उनको तोड़ता है डीएनए के अंदर चीजों में, ये वहां पे कॉम्प्लेक्सेस में काम हो रहा होता है। तो जो हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज है हमारे पास एक एंजाइम, कहते हैं वो किस चीज की एग्जांपल है। देखो कल हम 2021 का डिस्कस कर रहे थे और उसमें कौन सा आया हुआ था, उसमें आया हुआ था वो जिसमें ए बी और फिर ट्रांसफरेजेस से रिलेटेड आया हुआ था कि ए बी और सी है, तो फिर ए बी सी वो प्रॉपर जो रिएक्शन हमने यहाँ से ड्रा किए थे कि ये चीजें आती हैं। तो अब उसी टॉपिक से दोबारा कोई क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज जो है वो किस चीज की एग्जांपल है। नंबर 1 लाइसेस, नंबर 2 प्रोटीएजेस, नंबर 3 आइसोमरेजेस, नंबर 4 ट्रांसफरेजेस। ठीक है, तो अब इसका जो सही ऑप्शन है वो लाइसेस है कि हमारे पास जो हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज है ये एग्जांपल ही लाइसेस की है कि यहाँ पे थोड़ फोड़ तो होती है, मतलब चीजें टूटती हैं लेकिन वाटर यूज नहीं होता, लाइसेस। दूसरा प्रोटीएजेस है, प्रोटीएजेस हमारे पास प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद आइसोमरेजेस है, आइसोमरेजेस हमारे पास इसकी बेहतरीन एग्जांपल है कौन सी है एंजाइम में, ये जो हमारे पास ग्लूकोज 6 ग्लूकोज फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता था ग्लाइकोलाइसिस में, अगर याद करो तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो रहा था, वहां पे एंजाइम यूज हो रहा था ग्लूकोज आइसोमरेज। तो वो आइसोमरेज का मतलब जो एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर दे, तो आइसोमरेज की बेहतरीन एग्जांपल है फास्फोहेक्सो आइसोमरेजेस। ठीक है, ये जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड है। अगला ट्रांसफरेजेस है, ट्रांसफरेजेस हमने कल भी डिस्कस किया था। ट्रांसफरेजेस में एक फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफर होता है, तो उसकी बेहतरीन एग्जांपल क्या है, जब हम ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर रहे थे और उसके साथ ग्लूकोज फ्रुक्टोज में कन्वर्ट और फ्रुक्टोज पे हमने एक फिर फास्फेट का ग्रुप अटैच किया, तो वो 1,6 बिस फास्फो हमारे पास फ्रुक्टोज बन गया था। तो वो फ्रुक्टोज हमारे पास क्या, वहां पे पूरा फास्फेट का ग्रुप ट्रांसफर हुआ था, वहां पे जो एंजाइम यूज हुआ था वो कौन सा था, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज। तो इसका मतलब क्या होगा, जो ट्रांसफरेजेस में जितने भी काइनेजेस एंजाइम्स हैं वो सारे किस में होंगे, ट्रांसफरेजेस वाले में होंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज, वो किस चीज की एग्जांपल है, वो लाइसेस की एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। अब ये भी देखो दोबारा से वही आया हुआ चैप्टर 4 से, कल भी आया था, उसके मतलब जब हम कल डिस्कस किया 2021 का, उसमें भी आया था, 2022 में भी इस टॉपिक से आया था, इवन अभी 2019 में भी इस टॉपिक से आया हुआ है। तो इसे समझ आओ कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक दोबारा से है कि हमारे पास वही साइक्लिक और एसाइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन वाला टॉपिक, जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस वाला टॉपिक है, कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 टू फोटोसिस्टम 1 इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर्स थ्रू। मतलब ये हमारे पास फोटो सिस्टम 2 है और ये फोटो सिस्टम 1 है। अगर याद करो, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गए, उसके बाद ये प्लास्टोक्विनोन के पास आया, प्लास्टोक्विनोन, उसके बाद ये आया साइटोक्रोम बी के पास, फिर आया साइटोक्रोम एफ के पास, उसके बाद प्लास्टोसियानिन और फिर PS1। यही हुआ था, यही तक उन्होंने पूछा हुआ है कि जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 टू फोटो सिस्टम 1 के लिए एग्जैक्ट पाथ क्या होगी। पहला ऑप्शन है कि प्लास्टोसियानिन, प्लास्टोसियानिन हमने वो ऑप्शन देखना है जिसमें PQ हो, फिर साइटोक्रोम बी हो, फिर साइटोक्रोम एफ हो, फिर प्लास्टोसियानिन हो। ये इसकी एग्जैक्ट बनती है ना सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस को हमने ऑप्शंस में देखना है। तो उसका जो ऑप्शन है वो कौन सा है, बी है, प्लास्टोक्विनोन है, लेकिन फिर साइटोक्रोम एफ है तो वो भी नहीं होगा। सी में साइटोक्रोम B6 पहले है तो वो भी नहीं होगा। प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम एफ और प्लास्टोसियानिन, तो जो ऑप्शन डी है वो इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो अब पता चल गया कि एक टॉपिक से किस टाइप की किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, तो उसको सिर्फ रट्टे के लिहाज से ना याद करो, उस चीज को समझो। नहीं समझ आ रहा तो हमारे पास ये लेक्चर जो है वो अवेलेबल है इसी चैनल के ऊपर,
C3 साइकिल से पहले हमारे पास जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है 40-50 मिनट प्रॉपर इस लेक्चर पे बात हुई है, तो उस चीज को तसल्ली से देख लो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में भी आते हैं, शॉर्ट में भी आते हैं और इवन एमसीक्यूज भी से आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस हैज अ पॉलीहेड्रल कैप्सिड विद ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स एट वर्टेक्स। अब ये क्लासिफिकेशन वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड, वो जो कैप्सिड के बेस पे क्लासिफिकेशन हुई थी चैप्टर 5 में से, उसी से में से क्वेश्चन है कि जो हमारे पास पॉलीहेड्रल कैप्सिड होता है और साथ में ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स होते हैं, ये कौन से वायरसेस होंगे। पहला हमारे पास है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज नहीं है क्योंकि उनका कैप्सिड होता है कॉम्प्लेक्स, उनका पॉलीहेड्रल नहीं होता, कॉम्प्लेक्स कैप्सिड होता है। दूसरा एडिनो वायरसेस है, तो एडिनो वायरसेस ये इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि एडिनो वायरसेस में हमारे पास पॉलीहेड्रल कैप्सिड भी होता है और उसके स्पाइक्स भी होते हैं, तो वो हमारे पास एडिनो वायरसेस है। तीसरा हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस है। इन्फ्लुएंजा वायरस हमारे पास इनवेलप्ड होते हैं, वो नेकेड होते ही नहीं है। चौथा हमारे पास टोबैको वायरस है या TMV है, तो वो हमारे पास हेलिकल कैप्सिड होता है, वो भी हमारे पास पॉलीहेड्रल कैप्सिड नहीं होता। तो ये चीजें जो मैं साथ साथ बता रहा हूँ कि बाकियों के ऑप्शंस क्या, ये चीज जरूर इसको जहन में रखो। हो सकता है अगली बार इसी से कोई क्वेश्चन पूछ ले, जरूरी नहीं है कि पॉलीहेड्रल को पूछे, हो सकता है अगली बार वो ये पूछे कि हेलिकल कैप्सिड किस में होता है या फिर कॉम्प्लेक्स कैप्सिड किस में होता है, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनवेलप्ड, तो वो सारी चीजें फिर तुम लोगों को पता हूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि द शेप्स ऑफ सूडोमोनास बैक्टीरियम इज। अब जो सूडोमोनास बैक्टीरियम है, अब सूडोमोनास बैक्टीरियम बेसिकली क्या है, बैसिलस है। क्या है, बैसिलस है। यहां से चीजों को देखो, कहते हैं वो किस शेप के होंगे। बैसिलस हमेशा रॉड स्ट्रक्चर होंगे, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। कौन से होंगे, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होंगे। तो अब सूडोमोनास जो हमारे पास वो बैसिलस है, तो बैसिलस रॉड लाइक होता है, तो हमने ऑप्शन में से रॉड लाइक को ढूंढना है। तो ऑप्शन डी जो हमारे पास है वो रॉड लाइक है, क्योंकि सूडोमोनास बैक्टीरियम बैसिलस होता है और बैसिलस रॉड लाइक होते हैं, तो ये रॉड लाइक इसका एग्जैक्ट ऑप्शन है। अगर हम बाकियों को देखें तो ऑप्शन सी कोमा लाइक है। कोमा लाइक में विब्रियो आते हैं। क्या आते हैं, विब्रियो। हो सकता है अभी जो उन्होंने सूडोमोनास पूछा कोई विब्रियो से रिलेटेड पूछ ले, तो वो कोमा लाइक होंगे। इसी तरह स्पाइरल जो है वो स्पाइरोकीट्स और स्पिरेला जो है हमारे पास, वो सारे क्या होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास स्पाइरल होते हैं। उसके बाद अगर पहला स्फेरिकल देखें तो स्फेरिकल में कोकाई हमारे पास सारे स्फेरिकल होते हैं। जो सिंपल अगर देखें तो कोकस या फिर मल्टीपल कोकाई, ये सारे जो स्ट्रेप्टोकोकस ने बनाया, जो निमोनिया वाला बैक्टीरिया है, वो सारे क्या हमारे पास कोकाई होते हैं। और कोकाई किस तरह के होंगे हमारे पास, स्फेरिकल होंगे इस तरह के। ठीक है, अब ये स्ट्रेप्टोकोकस है, इस तरह के लंबे लंबे से चेन। ये हमारे पास डाइकोकस है। इसी तरह ये टेट्राकोकस है। तो ये जो स्फेरिकल होंगे वो हमारे पास कोकाई में आएंगे। ये चीजों को याद रखो। ठीक है, स्फेरिकल कोकाई है, स्पिरेला मतलब स्पाइरल है, इस तरह के होंगे। ठीक है, उसके बाद विब्रियो जो है इस तरह के, कोमा लाइक जिसको कहते हैं। ठीक है, इसको कोमा शेप भी कहते हैं। तो वो विब्रियो होंगे। रॉड लाइक क्या होंगे, बैसिलस होंगे। रॉड लाइक कैसे होते हैं, ऐसे। ठीक है, तो रॉड लाइक। उसके बाद क्वेश्चन है, इसका जो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 10 का, वो है रॉड लाइक स्ट्रक्चर। जो शेप ऑफ सूडोमोनास है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर थ्रू द थर्ड पार्टी। अब देखो 2021 में क्या आया था कि डायरेक्ट जब होस्ट मतलब इन्वायरमेंट से होस्ट में आते हैं, बैक्टीरिया में आते हैं, तो वो कौन सी होगी, वो ट्रांसफॉर्मेशन थी। अभी उसी वक्त हमने ये डिस्कस किया था कि ट्रांसडक्शन क्या होती है जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पर देखो वही क्वेश्चन फिर से आया हुआ है, लेकिन आप वो पूछ रहे हैं कि वो कौन सी जेनेटिक मटेरियल की ट्रांसफर होगा जहाँ पे एक बैक्टीरियम जो है वो अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया को देता है विद द हेल्प ऑफ अ थर्ड पार्टी। तो हमारे पास ट्रांसडक्शन है। वो क्या है हमारे पास, इसका जो राइट ऑप्शन है वो ट्रांसडक्शन है। और इनसे रिलेटेड एक और बात याद रखो, ट्रांसडक्शन में दो बैक्टीरिया एक वायरस इन्वॉल्व होते हैं। ये कभी कभी एमसीक्यूज आ जाते हैं। ट्रांसडक्शन में दो बैक्टीरिया और एक वायरस, मतलब ये एक वायरस है, एक बैक्टीरिया से जेनेटिक यहाँ वायरस के पास है, फिर ये वायरस दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफर करेगा, तो ये ट्रांसडक्शन हो गई। ट्रांसडक्शन में दो बैक्टीरिया और एक वायरस इन्वॉल्व होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, ये मीडियम में कोई जेनेटिक मटेरियल पड़ा, कोई बैक्टीरिया आता है और वो उसको उठा लेता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो उसमें सिर्फ एक ही बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। बाकी ऑप्शंस क्या है, बाकी ऑप्शन में है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन जो है वो डिवीजन का उनका प्रोसेस है, जिसमें एक बैक्टीरिया जो है वो टूट के दो बन जाता है, ये बाइनरी फिशन होता है। तो इसमें भी बेसिकली एक ही बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। और अगला जो है कंजुगेशन। कंजुगेशन उनका सेक्सुअल प्रोडक्शन है। कंजुगेशन में क्या होता है, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये दूसरा बैक्टीरिया, तो ये टेम्पररी यहाँ पे ब्रिज सा बना लेते हैं दोनों साइटोप्लाज्म मिलाकर, जिसको पिलाई ब्रिज बोलते हैं। कौन सा ब्रिज बोलते हैं, पिलाई ब्रिज बोलते हैं, जिसमें ये एक ये दूसरा, इसमें कुछ प्लाज्मिड जो होते हैं वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं। जो प्लाज्मिड ट्रांसफर होते हैं वो हमारे पास कंजुगेशन के थ्रू होते हैं, तो वो पिलाई ब्रिज वाला सारा सीन आ जाता है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, वो है ट्रांसडक्शन। जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो तो वो हमारे पास क्या होगी, ट्रांसडक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि द टर्म प्रोटेस्टा, प्रोटेस्टा को किसने कॉइन किया था, किसने प्रपोज किया था। अगर फर्स्ट ईयर का नहीं याद आ रहा तो 9th में भी ये चीज थी कि जो अर्नस्ट हैकेल था साइंटिस्ट, क्या नाम था, ये ऑप्शन नंबर ए है, क्या लिखने की जरूरत है उधर। जो अर्नस्ट हैकेल है उसने हमारे पास प्रोटेस्टा की टर्म डिराइव की थी और 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दी थी, जबकि रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दी थी। तो ये
वैसे प्रोटेस्टा जो हमारे पास चैप्टर उसके शुरू में ये बात लिखी हुई है कि जो अर्नस्ट हैकेल है उसने हमारे पास प्रोटेस्टा की टर्म कॉइन की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि ट्राइपोनोसोमा, ट्राइपेनोसोमा, जो ट्राइपेनोसोमा है वो क्या है हमारे पास। अब ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, एनिमल लाइक क्या है, प्रोटिस्ट है। तो जब ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होगा तो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को क्या बोलते हैं, ज़ूफ्लैजिलेट्स। क्या बोलते हैं, ज़ूफ्लैजिलेट्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास ज़ूफ्लैजिलेट है। ट्राइपेनोसोमा जो हमारे पास है वो क्या है, ज़ूफ्लैजिलेट है या एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। अगर अगले को देखें तो हम एपिकम्प्लेक्सान है, एपिकम्प्लेक्सान हमारे पास जिसकी एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। इसकी एग्जांपल क्या है, प्लाज्मोडियम। वो जैसे ये मलेरिया काज करने वाले प्रोटिस्टा होते हैं, प्लाज्मोडियम ये भी एनिमल लाइक है। डायनोफ्लैजिलेट जो है, डायनोफ्लैजिलेट हमारे पास प्रोटिस्टा है लेकिन ये एलजी है असल में, ये एलजी की ही एक टाइप है डायनोफ्लैजिलेट। और उसके बाद सिलिएट जो है, सिलिएट की सबसे बेहतरीन एग्जांपल पैरामीशियम है। ये जो पैरामीशियम जो है वो हमारे पास किसकी एग्जांपल है, सिलिएट्स की। और सिलिएट्स ये चार ही ऑप्शन हो गए। उसके बाद ये जो स्टेंटर है ये हमारे पास कभी कभी आ जाए तो वो भी सिलिएट की एग्जांपल है। और ये ट्राइपेनोसोमा से एक और बात याद आ गई कि जो हमारे पास अफ्रीकन स्लीप एक डिजीज है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ये मेरे ख्याल से 2018 के 17 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है वो कौन काज करता है। तो वो भी हमारे पास ट्राइपेनोसोमा जो है वो काज करता है। कौन काज करता है, जो ज़ूफ्लैजिलेट है, ट्राइपेनोसोमा, वो हमारे पास काज करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। तो देखो एक से कितने सारे साथ एमसीक्यूज हल हो रहे हैं, उस तरफ भी ध्यान करो कि बाकियों का क्या ऑप्शन बनेगा, इससे रिलेटेड बाकी क्या इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को पता है। ठीक है। उसके बाद ये अगर ट्राइपेनोसोमा है, इससे एक चीज याद है कि जो टर्माइट्स होते हैं दीमक, उनके गट में भी एक हमारे पास एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हमारे पास ट्राइकोनिम्फास। ये चीज मैंने साइड पे लिखी है, ट्राइकोनिम्फास जो है वो हमारे पास एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है लेकिन ये गट के में होता है। किसके गट में होता है, टर्माइट्स के गट में होता है, दीमक के गट में। ठीक है, तो वो नाम फिर अलग है, उसको ट्राइपेनोसोमा के साथ मिक्स ना कर दो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं कि जो एस्कोमाइकोटा है उसको कॉमनली क्या कहते हैं। तो ये देखो जहां पर ये टॉपिक्स लिखे हुए एस्कोमाइकोटा, बेसिडोमाइकोटा या ज़ाइगोमाइकोटा, उधर ही साथ में ब्रैकेट्स में उसके कॉमन नेम भी लिखे हुए हैं। तो एस्कोमाइकोटा जो है वो सैक लाइक फंजाई जो है वो हमारे पास एस्कोमाइकोटा होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और इसका जो एग्जांपल है हमारे पास वो क्या है, यीस्ट है। वो क्या है हमारे पास, यीस्ट है। अगला है हमारे पास क्लब शेप। क्लब शेप हमारे पास होते हैं बेसिडोमाइकोटा। 2021 में हमने डिस्कस किया था, क्लब शेप से एगैरिकस आया था। क्या आया था, एगैरिकस आया था। और यहाँ पर क्या एस्कोमाइकोटा से रिलेटेड आ गया। तो क्लब शेप जो है वो बेसिडोमाइकोटा है। उसके बाद स्लाइम मोड जो है वो फंजाई लाइक प्रोटिस्टा है। स्लाइम मोड्स क्या है, फंजाई लाइक प्रोटिस्टा, नॉट ट्रू फंजाई बट फंजाई लाइक प्रोटिस्टा है वो। तो वो हमारे पास स्लाइम मोड्स होते हैं। स्लाइम मोड्स में मिक्सोमाइकोटा, और जो वाटर मोड्स थे वो क्या थे हमारे पास, oomaicota थे। उसके बाद कंजुगेटिंग जो है, कंजुगेटिंग हमारे पास इसको दूसरा वो ज़ाइगोमाइकोटा भी कहते हैं इसको। ज़ाइगोमाइकोटा का आम नाम क्या है, कंजुगेटिंग फंजाई, जिसमें वो एग्जांपल है राइजोप्स की, जो रोटी के ऊपर, जो ब्रेड के ऊपर फंजाई उगाती है ग्रीन ग्रीन सी कलर की, वो हमारे पास क्या होती है, राइजोपस होती है। तो वो हमारे पास ज़ाइगोमाइकोटा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 नंबर देखो फिर से दोबारा से आ गया हमारे पास प्लांट से, जिसको हमने 2021 वाले पेपर में भी डिस्कस किया था। इवन ये मेरे ख्याल से 2017 में शॉर्ट क्वेश्चन भी आया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट है। क्या आया हुआ है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स एक्सेप्ट। इस चीज को दोबारा से देखो, फिर से बता रहा हूं। देखो हमारे पास ये किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसके अंदर फिर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं, जो ओपनिंग है इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। वैसे बता रहा हूं, इसके अंदर हमारे पास 8 टोटल न्यूक्लियाई होते हैं। कितने होते हैं, 8। 3 यहाँ पे लगे होते हैं ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल, इसके ऑपोजिट 3 यहाँ पे होंगे। ठीक है, 2 बीच में होंगे, 2 इस तरफ होंगे और 1 इसके बीच में होगा। टोटल 8 होंगे, 3 3 और 2 8। ये जो ऊपर है, जो ऑपोजिट है किस चीज के, माइक्रोपाइल के, इसको बोलते हैं एंटीपोडल्स। इसको क्या बोलते हैं, एंटीपोडल्स। मतलब इस पोडल के एंटी साइड पे, ऑपोजिट साइड पे। ये जो 2 है इस तरफ और इस तरफ, इसको कलेक्टिवली बोलते हैं सिनर्जिड्स। इसको क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स। इन्होंने भी डिग्रेड हो जाना, इन्होंने भी डिग्रेड हो जाना है। ये जो बीच में है इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। इसको क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो एक बीच में है इसको बोलते हैं एग या ओवम, या इसको क्या बोलते हैं, ओवम, या फिर फीमेल गेमीट। तीनों नाम इसके बोल सकते हो जो तुम्हें याद आता है। ठीक है, ये टोटल एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को ओवरऑल क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं मेगा गेमिटोफाइट। इसको क्या बोलते हैं, मेगा गेमिटोफाइट, या इसका एक दूसरा नाम है एम्ब्रियोसैक। इसका दूसरा नाम क्या है, एम्ब्रियोसैक, या इसका एक और नाम भी है। और नाम क्या है, फीमेल गेमिटोफाइट, फीमेल गेमिटोफाइट।
ठीक है। तो फीमेल गैमेटोफाइट, मेगा गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सेक, तीनों इसको कलेक्टिवली कहा जाता है, जिसके अंदर 8 न्यूक्लियाई हैं, 3 एंटीपोडल्स होते हैं, 2 सिनर्जिड्स होते हैं, एक एग होता है और 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो ये इसी से दोबारा से वो क्वेश्चन उठा है। अभी थोड़ा सा और इसको समझो कि थोड़ा सा मैं इसको क्या समझा, इसमें पोलन ट्यूब इंटर करेगी। पोलन ट्यूब क्या है, वो सारी हमारे पास मेल गैमेटोफाइट केस है, जिसके अंदर जनरेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस और स्पर्म और ये सारी चीजें होंगी। तो वो एंटर करेगा माइक्रोपाइल की एंड से। जब यहाँ पे एंड करेगा तो ये सिनर्जिड जो है उसको रास्ता प्रोवाइड करेंगे स्पर्म्स के लिए, ये चीज खत्म हो जाएगी, स्पर्म यहाँ से आ जाएगा। एक स्पर्म, देखो 2 स्पर्म आ रहे होते हैं ना पोलन ट्यूब में, एक स्पर्म इसके साथ जुड़ेगा एग के साथ, एक स्पर्म जाके पोलर न्यूक्लियाई के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो ये पोलर न्यूक्लियाई दोनों फ्यूज होती है, इसको फ्यूजन न्यूक्लियस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन न्यूक्लियस। तो उसके साथ एक स्पर्म जुड़ेगा, ठीक है, और इन दोनों से मिल बनेगा एंडोस्पर्म। इससे क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। जो फ्रूट तुम लोग खाते हो वो एंडोस्पर्म है बेसिकली। और एक स्पर्म जो के आके बने जुड़ेगा एग के साथ, एग के साथ मिलकर वो जाइगोट बनाएगा। क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। और जाइगोट को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, ओवरी। तो वो ओवरी है जो सीड बाद में बनेगा वो इनसे बनेगा। एक एंडोस्पर्म बना, एक ओवरी बना। अब देखो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होगी, एक स्पर्म इसके साथ जुड़ा, एक स्पर्म इसके साथ जुड़ा। तो एंजियोस्पर्म वो वाहिद प्लांट्स है या वो वाहिद चीजें जहां पे डबल फर्टिलाइजेशन होती है। क्या होती है, डबल फर्टिलाइजेशन। अभी कंसेप्ट मैंने क्यों समझाया, बाज अब शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, तो वो भी ये चीज है। बाज अब ये कहते हैं कि एंडोस्पर्म किन चीजों से बनता है, वो भी यही चीज है। अगर बाज अब कहते हैं कि इनका जाइगोट कैसे बनता है, तो वो भी यही चीज है। इसमें एंटीपोडल्स और ये कितने न्यूक्लियाई, ये सारे इससे रिलेटेड है। इसको ओवरऑल क्या कहेंगे, मेगा गैमेटोफाइट। ठीक है, अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन ये था कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर बताया हुआ था, उन्होंने क्या बताया हुआ था, ये वाला स्ट्रक्चर बताया हुआ था। और 2 नंबर का उन्होंने ये पूछा, इससे तक एरो लगाई हुई, इनके नाम लिखो। 2 नंबर के लिए ये था और 1 नंबर का ये पूछा था कि इसको ओवरऑल क्या कहते हैं। तो इस सिंपल, ये देखो ये एंटीपोडल्स हो गए, ये हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई हो गए, ये एग हो गया और ये हमारे पास सिनर्जिड्स हो गए। 2 नंबर ये पक्के हो गए, एक ये नाम लिख दिया, 1 नंबर ये पक्का। कोई तुम लोगों के काट ही नहीं सकता, एक्स्ट्रा कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। 2 लाइनों में तुम लोगों के 3 नंबर पक्के। फेडरल कोड ये चीज चाहती है, वहां पे कहानियां नहीं चाहिए, वहां पे ये चीज चाहिए। तो अभी आते हैं हम किसकी तरफ हो, आते हैं हम अपने एमसीक्यू की तरफ कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एक्सेप्ट के सिनर्जिड्स भी इसके पार्ट है, एक्स सेल भी इसके पार्ट है, एंटीपोडल भी इसके पार्ट है। जो पार्ट नहीं है वो क्या है, जनरेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस फीमेल गैमेटोफाइट का पार्ट नहीं होता, किसका पार्ट होता है, मेल गैमेटोफाइट का होता है, या माइक्रो गैमेटोफाइट जिसको कहते हैं। तो उसका पार्ट होगा हमारे पास जनरेटिव न्यूक्लियस हो गया, ट्यूब न्यूक्लियस हो गया, पोलन ट्यूब होगा। ये सारी चीजें की होंगी, मेल की होंगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम। अब किस फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, सैक लाइक। सैक लाइक का मतलब क्या होगा, ये एक डाइजेस्टिव ट्यूब है। अब देखो वैसे तो हमारे पास एनस अलग होता है, माउथ अलग होता है, तो एक ट्यूब की सूरत में एक ओपनिंग ये है, एक ओपनिंग ये है, ये ओपन है। एक सैक लाइक क्या होगा कि इसकी ओपनिंग एक ही है, यहीं से खाएगा और यहीं से बाहर निकालेगा। ये सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये किस फाइलम का पार्ट था, ये फीचर था किस फाइलम का, निडेरिया का। अगर याद आ रहा हो किसका पार्ट था, निडेरिया का, या इसको सिलेंट्रेटा भी बोल रहे थे हम, सिलेंट्रेटा। तो ये दोनों नाम है। सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो फीचर है वो किसका है, निडेरिया का है। वो क्वेश्चन आया हो तो वहां पे एग्जैक्ट आंसर क्या है, निडेरिया। इसी से रिलेटेड एक और था कि पॉलीमॉर्फिज्म वाला जो सीन था, पॉलीमॉर्फिज्म जिसमें बॉडी में से कुछ पार्ट जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट एक काम कर रहे थे, कुछ पार्ट दूसरा काम कर रहे थे, जैसे मेडुसा और पोलिप, याद आ रहा है कुछ। तो वो क्या था, पॉलीमॉर्फिज्म। वो भी हमारे पास ये निडेरिया की ही फीचर में था। मेडुसा सेक्स के लिए काम करते थे, पॉलीमॉर्फिज्म डाइजेशन और बाकी काम कर रहे होते थे। तो ये भी पॉलीमॉर्फिज्म भी किसका पार्ट है, हमारे पास है निडेरिया का पार्ट है। तो ये इसका राइट ऑप्शन क्या होगा कि सैक लाइक जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक्स है, फाइलम निडेरिया। उसके बाद टैग थ्योरी आ गई दोबारा से कि इसमें से कौन सा जो है वो टैग थ्योरी का पार्ट है। यह हमने 2021 वाले पेपर में भी डिस्कस किया था कि टैग हमारे पास बेसिकली 4 फोर्सेज हैं, ट्रांसपिरेशन, एडहियन, कोहियन और टेंशन। ये 4 हमारे पास है। कौन से, ट्रांसपिरेशन, एडहियन, कोहियन और टेंशन। इसके अलावा कोई भी टैग थ्योरी का पार्ट नहीं होगा। तो वहां पे हमने वो ढूंढना है जो इन चारों में से ना हो। अब पहला ऑप्शन है ट्रांसलोकेशन, दूसरा टेंशन, तीसरा एडहियन, चौथा हमारे पास ट्रांसपिरेशन। तो आखिरी 3 तो हमारे पास इसके पार्ट है। जो ट्रांसलोकेशन है वो इसका पार्ट नहीं है। बेसिकली ट्रांसलोकेशन आपका एसेंट ऑफ सैप, जहाँ पे फ्लोइंग इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे वो फूड जो सुक्रोज के फॉर्म में हो रही होती है ना, क्या कहते हैं उसे, डिलीवर हो रही है, तो वहां पे ट्रांसलोकेशन का फिनोमेना इन्वॉल्व हो जाता है। वो टैग का पार्ट नहीं है। तो उसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ट्रांसलोकेशन। और इसके साथ हमारे पास पेपर 2019 जो है उसको हमने उसके एमसीक्यूज को डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो इंशाल्लाह हम अगली बार हो सकता है या तो एक और एमसीक्यूज के साथ आ जाए, लेकिन उसमें वो सारे एमसीक्यूज होंगे चैप्टर वाइज शुरू करें जो कि किसी ना किसी साल बोर्ड के पेपर में आए हुए। हर चैप्टर में कौन कौन से एमसीक्यू है, या तो वो स्टार्ट करें या फिर इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन
कि कैसे कैसे आते, कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन है, किस तरह के आते हैं और उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसा अभी मैंने बताया कि वहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन था, 2 नंबर के ये नाम लिखने थे 4, 1 नंबर का ये नाम लिखने थे, बाकी कोई कहानियां लिखने की जरूरत नहीं थी और ये 3 नंबर पक्के थे। ठीक है, तो इस तरह के वो क्वेश्चन होते हैं कि वहाँ पे कहानियां उनको नहीं चाहिए होती, उनको कॉन्सेप्ट चाहिए होता। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले एक लेक्चर में। और यार सब्सक्राइब कर दिया करो, सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलती है, नहीं तो इस गर्मी में कौन यहाँ पे पंखा नहीं लगा सकते, एसी हमारे पास है नहीं कि लेक्चर कौन रिकॉर्ड करे। तो ये तुम लोगों के लिए कर रहे हैं, तो तुम लोगों के लिए फेवर में मुझे सिर्फ चाहिए आप लोगों की सब्सक्रिप्शन, और मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले ही लेक्चर में, तब तक के लिए पेपर की खूब तैयारी करना, अपना ख्याल रखना और मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।